डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश के आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और आज हम इसकी बात भी करेंगे। याद करो, सबसे पहले हमने टेंस इंग्लिश के बेसिक क्लास में हमने 2 वीडियोज़ के पहले अपलोड किया है। एक था पार्ट 1 और दूसरा था पार्ट 2। इंग्लिश को किस तरीके से हम समझेंगे और इंग्लिश को समझने के लिए हमने बताया था तुम्हें कि सबसे पहले इंग्लिश में ये रहा हमारा कि किस तरीके से ये इंग्लिश में सबसे पहले बोला था कि अल्फ़ाबेट क्या है, और अल्फ़ाबेट के बाद हमने बताया था कि ABCD से लेकर जेड तक हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसमें अगर कैपिटल लेटर में क्या होता है, स्मॉल लेटर में क्या होता है, ये सब बता दिया मैं। उसके बाद 2 प्रकार के इसमें से अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वोवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवेल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, आप इसे देख सकते हैं। AEIOU को हम वोवेल्स कहते हैं। और कॉन्सोनेंट्स में क्या आते हैं, तो कॉन्सोनेंट में ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट विदाउट AEIOU इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। मतलब समझो कि AEIOU को छोड़कर जो होता है उसे हम कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। इस तरीके से आगे हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से इसको हम लिखेंगे, तो ये सभी देख लेंगे हम। इसमें एग्जांपल के तौर पे कौन कौन है, सेमी वोवेल्स के बारे में बताया था कि वाई इज़ कॉल्ड सेमी वोवेल्स, वाई को सेमी वोवेल कहेंगे हम लोग। और इसमें से अब सेंटेंस के बारे में बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस स्टेटमेंट, क्वेश्चंस एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। इट मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। किसी भी शब्दों के सार्थक समूह को हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, यह शब्दों का सार्थक क्रम है। इसी तरीके से ये एक सेंस भी देता है, अर्थ भी दे रहा है। अतः हम इसको कह सकते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस होता है हमने देख लिया। अब मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए मुख्यतः 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद जो बच जाता है उसको हम कहते हैं इसमें से अदर वर्ड्स। तो अन्य शब्द किसे कहते हैं ये भी देख लेंगे बच्चों। अन्य शब्द की बात से फिर मैं बताया था, याद करो कि किस तरीके से इसमें से सेंटेंस जो होते हैं उसको 2 तरीके से बनाते हैं हम लोग। दूसरे वीडियो में मैं बताया था कि एक होता है SVO और दूसरा होता है देयर। मैं ये भी बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। यदि दोनों का उत्तर अलग अलग आता है तो उसको हम SVO से बनाते हैं, SVO से। और यदि दोनों का उत्तर अगर सेम आता है तो उस स्थिति में हम उसको देयर से बनाते हैं। तो किसको SVO से बनाएंगे, किसको देयर से बनाएंगे, ये पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। जैसे सभी डॉक्टर ईमानदार होते हैं, कौन ईमानदार होते हैं, तो सभी डॉक्टर। तो इसमें हो गया सभी डॉक्टर, मेरा सब्जेक्ट मिल गया। और उसके बाद से ऑब्जेक्ट मिला, क्या होते हैं जी, ईमानदार होते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग मिले हैं, इसीलिए हम इसको SVO से बनाएंगे। तो हमारा बनेगा ऑल डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट। तो सभी डॉक्टर्स ईमानदार होते हैं, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे देयर वाले में। तो देयर वाले को बनाने का तरीका मैं बताया था कि सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग कि देयर वाले में सबसे पहले हम देयर का प्रयोग करेंगे, तब एक्सिलरी वर्ब की जगह पे EMR का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो ये कुछ नहीं है, एक्सिलरी वर्ब को ही हम एक्सिलरी वर्ब कहें या वर्ब कहें, तब हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रयोग करते हैं, तब अदर वर्ड्स प्रयोग करते हैं। इसमें सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का जवाब एक समान आता है। जैसे गोपालगंज में एक हॉस्पिटल है, एक सेंटेंस हमने दिया कि गोपालगंज में एक हॉस्पिटल है। तो जिस वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का उत्तर जब एक समान आ जाए, एकदम एक समान आता है, सेम का सेम आता है, तो उस स्थिति में हम उसको देयर से बनाते हैं। जैसे गोपालगंज में एक हॉस्पिटल है, गोपालगंज में अगर हम पूछते हैं कि कौन है, तो उत्तर हमारा मिला हॉस्पिटल है। गोपालगंज में यदि हम पूछते हैं कि क्या है, तब भी हमारा उत्तर क्या मिला, हॉस्पिटल है। इस तरीके से कौन और क्या दोनों का उत्तर हॉस्पिटल देता है, तो हम इसको देयर से बनाएंगे। तो देयर से बनाएंगे तो यहाँ बनेगा देयर इज़ अ हॉस्पिटल इन गोपालगंज। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया। और सेंटेंस बनने के साथ ही अब हम बताए थे कि नंबर और पर्सन ये दोनों याद रखना है कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नंबर 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इसमें कौन कौन आते हैं ये भी मैं बता दिया हूँ। अगले
पिछले ही वीडियो में ये सब मैं क्लियर कर चुका हूँ बच्चों, और इसमें से हमें थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम का पावर 1, दिस, दैट, ये सभी आते हैं इसमें। और इसमें इसके प्लूरल नंबर में थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर दे, दीज, दोज, नेम्स आते हैं। तो इस तरीके से ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ वर्ड बेरिंग्स इसमें मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, इसको देख सकते हो तुम बच्चों। और देखने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि देख लो यहाँ पे पीस, PEACE, पीस मीन्स शांति, और PIECE, पीस मीन्स टुकड़ा। इस तरीके से नेम्ड का मतलब होता है इसमें से, देख लो यहाँ पे नामक, नेम्ड का मतलब हो गया नामक। उसी अपॉन का मतलब होता है पर या ऊपर, गति की अवस्था में अपॉन का प्रयोग करेंगे। इनटू का मतलब होता है में, लेकिन जब बाहर से अंदर की ओर का बोध होगा तो में का प्रयोग करें। एलॉन्ग विथ मतलब होता है के, एलॉन्ग विथ मतलब के अगल बगल, तो हम लिख सकते हैं के अगल बगल। यहाँ लिखने में दिक्कत हो रही तो आप चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों, इसका मतलब लिखो, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगल बगल, ये के साथ साथ होता है। उसी प्रकार नीचे दिया है बोथ साइड ऑफ, बोथ साइड ऑफ का मतलब होता है के दोनों ओर। तो इस तरीके से बोथ साइड ऑफ हो गया हमारा के दोनों ओर। फिर बाएं तरफ आते हैं हम लोग, ऑफ का मतलब होता है, यहाँ देखेंगे फिर से ऑफ का मतलब होता है का, के, की, बाई का मतलब होता है द्वारा, विथ का मतलब होता है से, के ये संबंध को दर्शाता है। अच्छा, और के साथ के अर्थ में हम विथ का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार फ्रॉम, से अलगाव के अर्थ में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ऑन का मतलब होता है पर, और इसी के साथ अपॉन का प्रयोग होता है पर, लेकिन ऑन का प्रयोग जब हम करेंगे तो ये स्थिर अवस्था में करेंगे। जैसे टेबल पर एक किताब है, अगर टेबल पर किताब चूँकि स्थिर है इसलिए देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बिल्ली टेबल पर कूदी, टेबल पर एक बिल्ली कूदी, अगर ऐसा सेंटेंस रहे तो ऊपर ये गति की अवस्था के लिए हम अपॉन का प्रयोग करते हैं, हमने बताया। तो जैसे टेबल पर एक बिल्ली कूदी, कैट जंप्ड अपॉन अ टेबल, ऐसा प्रयोग हम करेंगे। तो अपॉन का प्रयोग हम गति की अवस्था में करते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑन का प्रयोग, तो ऑन का प्रयोग हम स्थिर अवस्था में करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ, माने के सामने, इसको समझते जाएंगे। इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, बिसाइड मीन्स के बगल में, बी साइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त, इसे लिखेंगे के अतिरिक्त, अतिरिक्त, या के अलावा भी हम कह सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी पढ़ता हूँ तो आई रीड हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश, इस तरीके से हम बनाते हैं। तो इस अब नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा समझेंगे। बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे, नियर मीन्स होता है, इसमें से देखो एक एक करके, बिहाइंड मीन्स के पीछे, और नियर मीन्स होता है के पास या के नज़दीक भी हो जाता है, के पास कहें या नज़दीक कहें, दोनों लिखेंगे हम। फिर होता है बैंक ऑफ, मतलब होता है के किनारे, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, नियर अबाउट, ये आ गया नियर अबाउट का मतलब होता है लगभग, ये याद रखेंगे। अबाउट और नियर, अबाउट और नियर तीनों में फ़र्क है। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, नियर का मतलब होता है नज़दीक, लेकिन नियर और अबाउट दोनों रख देंगे तो इसका मतलब होता है नियर अबाउट मतलब लगभग। बैक साइड ऑफ का मतलब होता है के पीछे, बैक मतलब बैक साइड ऑफ का मतलब होता है के पीछे, ये पीछे हम लिखेंगे। तो इस तरीके से के पीछे भी हमारा हो गया। फिर है अंडर, अंडर मीन्स होता है नीचे, और बिलो मीन्स भी होता है नीचे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको समझेंगे। बिलो का मतलब भी होता है नीचे, और अंडर का मतलब भी होता है नीचे। लेकिन अंडर जो होता है यह सामान्य तौर पे नीचे होता है। अब बिलो का प्रयोग जब करते हैं नीचे, तो जब कोई चीज़ सटा हुआ रहेगा तो सटे हुए स्थिति में हम प्रयोग करेंगे बिलो का, और सिर्फ नीचे दूरी के साथ में अगर नीचे दिया हो तो हम प्रयोग करेंगे अंडर का। जैसे मान लो मुझे कहना है कि मैं छत के नीचे हूँ, तो आई एम अंडर द रूफ, पेड़ के नीचे एक बिल्ली है, देयर इज़ अ कैट अंडर अ ट्री। तो इस तरीके से तो हम पेड़ के नीचे, चूँकि बिल्ली पेड़ से एकदम पूरा उसके ऊपर से सटी हुई नहीं है, तो हम अंडर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यही अगर रहे कि मान लो मैं कहता हूँ
कि छत के नीचे पंखा है, तो पंखा जो होता है वो छत के नीचे तो ज़रूर होता है, लेकिन ये सटे हुए रहता है। जैसे ये छत हो गया हमारा, छत के नीचे ये देख लो ये पंखा, ये फ़ैन हो गया। तो फ़ैन जो होते हैं एकदम सटे हुए होते हैं और ये चलता है ऐसे। तो चूँकि फ़ैन ये छत से सटा हुआ है, इसीलिए हम बोलेंगे देयर इज़ अ फैन बिलो द रूफ। यहाँ पे बिलो का प्रयोग करेंगे, अर्थात यदि ऊपरी तरह से नीचे कोई चीज़ सटा हुआ हो तो उसे हम बिलो का प्रयोग करेंगे, और दूरी हो तो हम अंडर का प्रयोग करेंगे। तो अंडर और ये बिलो दोनों समझ गए। टू का मतलब होता है की ओर, टू का मतलब होता है की ओर, टू का मतलब सेवा में भी होता है। तो इस तरीके से सामान्यतः हम टू का प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं इसमें से नेक्स्ट टॉपिक पे, कि अगला पेज जो हम देख रहे हैं उसमें दिया हुआ है कि टेंस किसे कहते हैं। यहीं से हमारी शुरुआत है। तो टेंस के लिए हमने पहले पिछली क्लास करा दिया था कि क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये पहले भी बता रखा हूँ मैं। प्रेजेंट टेंस की पहचान, प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल कहते हैं। इसको देखो वर्तमान काल कहेंगे, और इसका पहचान होता है वाक्य के अंत में है हो हूँ लगा होता है। पास्ट टेंस, इसकी पहचान, इसको भूतकाल हम कहते हैं, इसकी पहचान वाक्य के अंत में था थे लगा रहता है। फ्यूचर टेंस, और इसको भविष्यत काल कहते हैं, इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में गागेगी लगा रहता है। तो तीनों टेंस 4 प्रकार के होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि ये तीनों टेंस 4 प्रकार के होते हैं, पहले भी बता दिया हूँ मैं तुम्हें। पहला होता है इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मुख्य तौर पे हमें अपने टॉपिक पे आना है। मैंने ये बताया था कि ये तीनों टेंस में से इस प्रकार कुल इसमें से 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस हुए। अब प्रत्येक टेंस का इंडेफिनिट टेंस वाक्य के बनावट के दृष्टिकोण से 3 प्रकार का होता है। तो कोई भी इंडेफिनिट टेंस हमारा कहा जाए ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है टू बी वाला, दूसरा टू है वाला, और तीसरा एम बी वाला। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वह पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चूँकि कई दिन बीत चुके थे वीडियो मुझे अपलोड किए हुए, इसीलिए मैं शुरू से बता दिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हम पढ़ेंगे इस पर ध्यान रखेंगे कि मीन्स क्या हुआ कि सामान्य वर्तमान काल इसको हम कहते हैं। हम इसके पहले फिर से एक बार क्लासिफिकेशन कर दें कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट कोई भी हो, ये 3 प्रकार का होता है। देख लेंगे हम टू बी वाला, टू हैव वाला और एम भी वाला। यहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का टू बी वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का टू बी वाला पढ़ेंगे, तो इसकी हम पहचान पढ़ेंगे। आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के टू बी वाले की पहचान क्या है। तो ऐसे वाक्य के अंत में, यहाँ से समझेंगे हम लोग, ये मैं बिंदु बिंदु दे रहा हूँ कि ऐसे वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, हैं। ये देख लो, है, हो, हूँ, हैं। फिर उसके बाद आता है होता है, होती है, होते हैं। फिर आता है होता हूँ, होती हूँ, होते हो, होती हो, ये सब आ जाएंगे। उसके नीचे वाले लाइन में लिखेंगे हम लोग बिना मुख्य क्रिया के, और उसके नीचे वाले लाइन में लिखेंगे हम लोग लगता है, लगती है, लगते हैं, लगते हो, लगती हो, लगता हूँ, ये सभी इसमें आ जाएंगे। फिर उसके नीचे वाले लाइन में लिखेंगे हम लोग कि रहते हो, रहता है, रहती है, रहते हैं, रहते हो, रहती हो, रहता है, रहते हैं, रहती है, ये सब इसमें आ जाएंगे। और उसके नीचे वाले लाइन में पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे कि इत्यादि लगे रहते हैं, इत्यादि लगे रहते हैं। ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टू बी वाला कहते हैं। मतलब जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, होता है, होती है, होते हैं, बिना मुख्य क्रिया के लगता है, लगती है, लगते हैं, रहता है, रहती है, रहते हैं इत्यादि लगे हों, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टू बी वाला वाक्य कहेंगे। ये हम ठीक से समझ जाएंगे। तो टू बी वाला समझ गए बच्चों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टू बी वाला हम पढ़ रहे हैं। अब कहते हैं बनाने का नियम। यदि वाक्य हमें समझ में आ जाए कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के टू बी में है, तो हम उसे बनाने का नियम शुरू करते हैं कि आखिर हम कैसे बनाएं उसको। तो बनाने का नियम कहता है कि ऐसे वाक्यों को ईज, एम, आर की सहायता से बनाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट। ऐसे वाक्यों को हम किसकी सहायता से बनाएंगे? ईज,
एम और आर की सहायता से बनाएंगे। ये चीज़ ही सीखना है। इज एम आर याद करो, सामान्य तौर पे इज एम आर की सहायता से हम इसे बनाएंगे। यदि किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, होता है, होती है, बिना मुख्य क्रिया का लगता है, लगती है, रहता है, रहती है इत्यादि देख लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें आ गया। नोट करके लिखेंगे कि जो कार्य वर्तमान काल में सामान्यतः होता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, पहले ही बता दिया था मैं। अब हम बनाना शुरू करेंगे अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का पैटर्न क्या है ये हम सीखेंगे। तो अफर्मेटिव जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस अफर्मेटिव को पढ़ने के पहले हम जानेंगे थोड़ा सा कि इज एम आर जो है वह इज एम आर का प्रयोग हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा सा के लिए साइड कर रहे हैं और यहाँ बताते हैं इज। तो यदि किसी वाक्य के अंत में अगर है दिखाई दे देगा तो उसके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे, और वाक्य के अंत में अगर हूँ दिखाई दे दे तो उसके लिए हम एम का प्रयोग करते हैं, और वाक्य के अंत में अगर हो दिखाई दे दे या है के ऊपर बिंदु दे दे हैं तो उसके लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हो या है रहेगा तो हम आर प्रयोग करेंगे, हूँ रहेगा तो एम प्रयोग करेंगे, है रहेगा तो इज प्रयोग करेंगे। ये पहला टेक्निक है सीखने का। दूसरा टेक्निक याद करो, हमने तुम्हें बताया था कि इज एम आर का प्रयोग में कौन किसके साथ प्रयोग करेंगे। तो याद करेंगे बच्चों, हमने बताया था कि आई के साथ हम इज एम आर में से हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर जो आई होगा तो आई के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। फिर आते हैं हम लोग कि आखिर हम आई के साथ तो एम का प्रयोग कर दिए, अब इज का प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जिसमें आता है ही, शी, इट, दिस, दैट। ये दैट में फिर से थोड़ा सा लिख दूँ, ये हो गया दिस, ये हो गया दैट, या नेम का पावर 1। काफ़ी इम्पोर्टेंट, इस सब के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही मीन्स होता है वह, ही मीन्स वह, यह पुरुष के लिए इस्तेमाल करते हैं। शी मीन्स भी वह होता है लेकिन यह स्त्री के लिए इस्तेमाल करेंगे। इट मीन्स यह और वह दोनों हो जाता है, इसके साथ भी हम इसका प्रयोग करेंगे। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह। ये सामान्य तौर पे वस्तु की स्थिति को दर्शाता है। अगर नेम का पावर 1 इसे समझेंगे, अगर कोई सिर्फ और सिर्फ एक नाम हो तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। एक नाम के साथ एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज़ का नाम हो तो हम इज का प्रयोग इसके साथ करेंगे। इस तरीके से इज का प्रयोग भी हम सीख लिए, एम का प्रयोग भी हम सीख लिए। अब हम सीखने जा रहे हैं इसमें से आर का प्रयोग। तो इस तरीके से हम लोग आर का प्रयोग के लिए थोड़ा सा जानेंगे कि आर का प्रयोग बाकी जो बच जाएगा, जैसे वी, यू और दे, तो इस तरीके से ये हम इसमें से दे रहेगा तो इसके साथ भी हम आर का प्रयोग करेंगे। या अगर इसके साथ वी, यू, दे के साथ अगर नेम्स रहे, NAMES माने एक से अधिक नेम हो तो उसके साथ भी हम आर का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से मेरे ख्याल से इतना समझ गया होगा बच्चों, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं मुख्य पॉइंट पर फिर से कि यह जो होता है इसमें से कि किसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे। तो किसके साथ क्या प्रयोग करेंगे ये जानना है। तो एक बार फिर से जानेंगे हम लोग कि ये लो जी, इसको हमने यहाँ कर दिया और अब फिर से इस पेज को मैं थोड़ा सा इधर लाता हूँ। अभी इसमें से ये लो, पहले ये हट ही नहीं रहा है, इसको मैं हटा दूँ। ये हट गया इधर, तो इसको हटाने के साथ इसको मैं थोड़ा सा डिलीट भी कर दूँ। ये डिलीट हो चुके हैं, ये भी डिलीट करता हूँ, दिखने में दिक्कत हो रही है। अब फिर से आते हैं, हाँ तो हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि यह हुआ अफर्मेटिव। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का पैटर्न क्या है, पहले सबसे पहले जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। AFFIRMATIVE तो अफर्मेटिव को हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिससे वाक्य को स्वीकार किया जाता है उसे सकारात्मक वाक्य हम कहते हैं।
तो सकारात्मक वाक्य का पैटर्न जो होता है इसमें से अफर्मेटिव का पैटर्न, दो पैटर्न हम पढ़ेंगे। पहले भी पिछले भी पेज में मैं बताया था कि इस सेंटेंस को दो तरीके से बनाते हैं, एक एसवीओ से और दूसरा होता है देयर से। यहाँ हम उसको डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं कि पैटर्न, सबसे पहला पैटर्न में जो होता है हमारा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब, एक्चुअली वर्ब में इज एम आर, तब होता है ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम अंत में अदर वर्ड्स जोड़ते हैं। जैसे सेंटेंस कि वह ईमानदार है, तो कौन ईमानदार है, सब्जेक्ट पहचानते हैं, कौन लगा, कौन ईमानदार है, वह, तो वह हमारा जो है यह सब्जेक्ट हो गया। वह ईमानदार है तो क्या है, ऑब्जेक्ट पहचानते हैं क्या लगा कर, तो ईमानदार, तो ईमानदार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और अंत में जो होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, तो सब्जेक्ट हमने वह के लिए हमने ही लिख दिया, और तब एक्जुलरी वर्ब इज एम आर में से लिखना है तो हमने इज लिख दिया, ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं। और तब ऑब्जेक्ट क्या है, ईमानदार, तो ऑब्जेक्ट ईमानदार मिला तो हमने रख दिया ऑनेस्ट। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बना, वह ईमानदार है, अर्थात ही इज ऑनेस्ट। इसी तरीके से अब हम आएंगे इसमें से नेक्स्ट कि वह ईमानदार लगता है। इसे समझना है बच्चों खूब बढ़िया से कि वह ईमानदार है या वह ईमानदार लगता है, वह ईमानदार होता है, वह ईमानदार रहता है। ऐसा कोई भी वाक्य हो तो उसको हम इज एम आर की सहायता से ही बनाएंगे, इसीलिए दोनों वाक्य को बनाएंगे ही इज ऑनेस्ट। वैसे ही आ गया कि वह हमेशा खुश रहता है, तो कौन हमेशा खुश रहता है, वह सब्जेक्ट हो गया। वह क्या रहता है, तो खुश रहता है, यह ऑब्जेक्ट हो गया। अंत में दिया रहता है तो ये हमारा वर्ब हो गया। तो बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद ही के साथ लगाएंगे इज। अब क्या रहता है जी, तो खुश रहता है, तो खुश के लिए हमने क्या रख दिया, देख लो, खुश के लिए हैप्पी, ही इज हैप्पी। अब बच गया हमारा अदर वर्ड्स में हो गया हमेशा, हमेशा को अंत में हमने रख दिया ऑलवेज, तो ही इज हैप्पी ऑलवेज। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया बच्चों। तो ये टू बी वाले का अफर्मेटिव हमने पढ़ लिया। अब हम इसमें से पढ़ने जा रहे हैं इसका देयर वाला। नोट करके हम यहाँ लिखे हैं, याद रखेंगे कि ये देयर वाला जो है, देयर वाले का पैटर्न होता है, सबसे पहले हम देयर लिखते हैं, तब एक्चुअली वर्ब लिखते हैं, एक्चुअली वर्ब में इज एम आर ये तीनों आते हैं, तब हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, याद रखो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों रखेंगे, और तब हम अदर वर्ड्स लिखते हैं। तो जैसे ग्लास में पानी है, इस वाक्य को बनाना है, पिछले वीडियो में मैंने समझा रखा है कि किसको एस से बनाते हैं, किसको देयर से। तो कौन और क्या लगा कर प्रश्न करेंगे, गिलास में कौन है, तो पानी है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ग्लास में क्या है, तो पानी है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो तो ऐसे वाक्यों को हम देयर से बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर, तो हमने लिख दिया देयर, देयर के बाद एक्चुअली फिर इज एम आर। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, या प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। तो पानी चूँकि सिंगुलर है तो देयर इज के बाद हमने लिख दिया इज लिख दिया, और उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमको लिखना है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पानी दिया है तो हमने पानी के लिए लिख दिया वाटर, देयर इज़ वाटर। अब बच क्या गया हमारा वाक्य में, ग्लास में। तो अगर जो भी सेंटेंस हमारे बच जाता है ना, इसको हम छोटे छोटे खंड में काटेंगे, अब पीछे से आगे की तरफ अदर वर्ड्स को लिखते हैं, ये मैं पहले समझा दिया हूँ। तो मे के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर इन, और ग्लास के लिए हम लिख लेंगे ग्लास। तो देयर इज़ वाटर इन ग्लास या देयर इज़ वाटर इन द ग्लास, ये हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस देयर वाला भी कंप्लीट हुआ। और इसके साथ ही अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें से कि इसका निगेटिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब समय कम है, चूँकि 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो हम इसको पढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो निगेटिव के लिए कहा है कि जिसमें वाक्य को अस्वीकार किया जाए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें वाक्य को अस्वीकार करना है, माने नकार देना है, ना बोलना है, न बोलना है, मत बोलना है, ऐसे वाक्य में न या नहीं शब्द का प्रयोग हुआ रहता है। माने न शब्द तो ज़रूर ही रहेगा, और नहीं रहेगा तो इसमें से नहीं रहेगा। तो इस तरीके से इतना हम प्रयोग करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि वाक्य में, ध्यान से समझेंगे इसको कि ये कहता है, देख लो, ये मैं थोड़ा सा मिटा दूँ। निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग। तो निगेटिव सेंटेंस ये देखेंगे हम लोग कि इसको जो बनाने का जो पैटर्न होगा उसमें रहेगा
कि सबसे पहले हम इस व्यू से बनाएंगे तो उसका हम बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। यहाँ से समझेंगे, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर एक्चुअली वर्ब रखते हैं, फिर नॉट का प्रयोग करते हैं, तब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लिखते हैं। अर्थात फिर से मैं बता दूँ, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, तब एक्चुअली वर्ब रखेंगे, और तब हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और तब हम ऑब्जेक्ट लिखकर तब अदर वर्ड्स लिखते हैं। तो इस तरीके से हम बना रहे हैं कि वह ईमानदार नहीं है, तो हो जाएगा ही, सब्जेक्ट हो गया ही, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया इज, इसके बाद नॉट का प्रयोग हम कर लिए, ही इज़ नॉट ऑब्जेक्ट, क्या नहीं है, तो ईमानदार के लिए हमने लिख दिया ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं लगता है। अगर ऐसा भी रहेगा तो उसको भी बनाएंगे ही इज़ नॉट ऑनेस्ट। वह ईमानदार नहीं होता है रहेगा तब भी ही इज़ नॉट ऑनेस्ट। वह ईमानदार नहीं रहता है रहेगा तभी लिखेंगे ही इज़ नॉट ऑनेस्ट। अब है कि वह हमेशा खुश नहीं रहता है, तो हमेशा खुश नहीं रहता है को लिखना होगा, तब हम लिखेंगे ही इज़ नॉट हैप्पी। ही इज़ नॉट हैप्पी का हम प्रयोग करेंगे इसमें, ये इसी पे फ़ोटो खींचा जो गया है उससे नहीं दिख रहा है, लेकिन हम बना लेंगे वह हमेशा खुश नहीं रहता है, इसको बनाएंगे नॉर्मली, ही इज़ नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं रहता है। तो इस तरीके से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा इसका सीख लेंगे इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव का प्रयोग पहले इसके निगेटिव में एक और प्रकार है कि सबसे पहले लिखेंगे देयर, देयर वाले से बनाएंगे तो देयर लिखेंगे, देयर के बाद एक्चुअली वर्ब हम लिखेंगे इज़ एम आर, ये जरूर यहाँ लिखेंगे देयर के बाद इज़ एम आर, और तब हम लिखते हैं नॉट या नो। इसमें हम नो भी प्रयोग करते हैं और नॉट भी, स्थिति के अनुसार हम देखेंगे कि नॉट प्रयोग करना है कि नो प्रयोग करना है, और तब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तब अदर वर्ड्स लिखते हैं। जैसे ग्लास में पानी नहीं है तो बनाएंगे देयर, देयर के बाद इज़ के बाद हम नो का प्रयोग किया है यहाँ पर, देयर इज़ नो। अब पानी के लिए वाटर, और ग्लास में दिया है तो इन ग्लास या इन द ग्लास। अब हम सोच रहे हैं कि क्यों इसमें नो लगा दिए, क्यों नहीं नॉट लगा दिए, तो इसे समझेंगे हम कि नो नोट का प्रयोग क्या कहता है। तो उसको समझने के लिए जो नीचे लिखा है उस पर ध्यान देंगे हम कि नो तथा नॉट का प्रयोग कह रहा है कि देयर वाले वाक्यों में नो तथा नॉट दोनों का प्रयोग किया जाता है। नो का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिससे हम नहीं गिन सकते हैं, के पहले किया जाता है, तथा नॉट का प्रयोग काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन उसे कहेंगे जिसे हम गिन सकते हैं। तो नॉट का प्रयोग हो गया काउंटेबल नाउन के पहले, या नो का प्रयोग हुआ अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, ये चीज़ दोनों समझेंगे। लेकिन यदि काउंटेबल नाउन दिया हो और मुझे मन में आता है कि नहीं मैं नो भी लगाऊं और नॉट भी लगाऊं, तो इसे याद रखेंगे। यदि काउंटेबल नाउन यहाँ दिया हो, जैसे काऊ एक काउंटेबल नाउन हो गया हमारा इसमें, तो और उसके पहले अगर आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, ए एन दी को हम आर्टिकल कहते हैं, तो अगर किसी भी नाउन के पहले, भले ही वो काउंटेबल नाउन क्यों ना हो, अगर आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, ए एन द का प्रयोग हुआ हो, तब हम उसके पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, और यदि उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ हो तब हम उसके पहले नो का प्रयोग करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, जैसे नॉट अ काऊ, या हम लिख सकते हैं नो काऊ। हमने आर्टिकल का प्रयोग काऊ के पहले नहीं किया तो नो लगा दिए, और अगर इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग अगर कर देते हैं, जैसे काऊ के पहले हमने लगा दिया ए काऊ, तो हमने ए के पहले लगा दिया, तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट अ काऊ। तो इसे हम समझेंगे ठीक तरीके से, एक बार फिर से समझो, यहाँ नीचे की तरफ मैं फिर से और लिखाऊँ। और दूसरा हो गया इसमें मिल्क, तो मिल्क को तो हम गिन ही नहीं सकते हैं, और जिसको गिन नहीं सकते उसमें नो टेंशन, डायरेक्ट हम नो का प्रयोग कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होता है। तो नो का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है, परंतु उसके लिए दो शर्तें होती है। पहली शर्त क्या है, जिसे ठीक से समझें, मैं वही बताया कि काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग हुआ हो तो उसके साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो समझाया उसको फिर से समझेंगे। अगर आर्टिकल का प्रयोग हुआ है ए एन का, ए एन द का भी प्रयोग हुआ हो, तब हम प्रयोग करेंगे नॉट का। और यदि काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग देख लो नहीं हुआ हो, अगर नहीं हुआ हो तो उस स्थिति में हम प्रयोग करते हैं सिर्फ नो का। जैसे मैंने फिर से एग्जांपल यह समझा दिया, नॉट अ बुक अ नो बुक। जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ,
कि यह किताब नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ बुक, ये तो हम सिंपली बना लेते हैं, लेकिन देयर वाले वाक्य में कहेंगे कि टेबल पर किताब नहीं है, तो देयर इज़, टेबल पर किताब नहीं है, तो बनाएंगे हम लोग, खूब बढ़िया समझेंगे इसे। हम नीचे की तरफ बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये हम थोड़ा सा इंट्रोगेटिव अभी रोक रहे हैं। हम बताते हैं टेबल पर किताब नहीं है, तब उसको लिखेंगे देयर इज़ नॉट a book, there is not a book on the table, टेबल पर किताब नहीं है। यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग किए हैं क्योंकि आर्टिकल ए प्रयोग हुआ है, और यहीं पर यदि हम आर्टिकल ए जो है इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको हम क्या किए कि हटा दिए, तो इसको जैसे ही हम हटाए, मानो कि इसको हमने हटा दिया, तो इसको हटा दिया तो हम तुरंत इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग करने का। जैसे टेबल पर किताब नहीं है, उसको बनाना होगा तो हम बनाएंगे, फिर से देखो कि फिर से ये हिल गया, अभी थोड़ा सा पेन ले लूँ मैं, हाँ, कहते हैं कि देयर इज नो बुक, यहाँ हमने नो बुक का प्रयोग किया, यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किया, चूँकि आर्टिकल बुक के पहले हम नहीं लगा रहे हैं इसीलिए नो लगा लेंगे, देयर इज़ नो बुक ऑन द टेबल। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव। बाकी इसका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इसके अगले वीडियो में देखेंगे हम। तब तक के लिए इसको देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। फिर कोई दिक्कत होता है तो मुझे कॉल करेंगे 9801466165, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर कोई परेशानी हो पूछ सकते हो बच्चे। तब तक के लिए इसको देखो, समझो, और फिर मुझे इसको कमेंट में इसका रिप्लाई करो कि कैसा लगा ये वीडियो। ओके।